Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट 2020 के लिए, सी टेट भर्ती के लिए और एमपी टेट भर्ती के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ये टेस्ट नंबर 9 आज आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। इन प्रश्नों को पूरा देखिएगा, आपको वास्तव में एग्ज़ाम जैसा फील यहाँ पर होने वाला है। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। पहला प्रश्न आता है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत उदाहरण है सीखने की बुद्धि का, सीखने के प्रति सजगता का, सीखने के प्रभाव का और सीखने में रुचि का। तो साथियों, यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सीखने में रुचि का। आपका चौथा विकल्प सही है। देखिए, पहली बात तो ये जो उदाहरण है ये क्या है, सीखने में तत्परता या तैयारी का नियम जिसको हम कहते हैं वो सही आंसर रहेगा, लेकिन इसमें तत्परता या तैयारी वाला विकल्प नहीं है। तो तत्पर या तैयार मतलब अगर उसमें सीखने में उसकी रुचि है मतलब वो तत्पर या तैयार है साथियों। इस प्रकार आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। इसका दूसरा विकल्प गलत है। आपको अगर ऐसा लगता है कि इसका दूसरा विकल्प सही है तो फिर आपकी सोच सही आंसर की तरफ तो बढ़ती है, लेकिन एग्जैक्टली सही आंसर इसका चौथा विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मित्रों, दूसरा प्रश्न है, टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। यह किस सिद्धांत के अनुसार है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार और थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो साथियों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। आपका चौथा विकल्प सही है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, जिसमें एक नियम था आपके अभ्यास का नियम। क्या नियम था? अभ्यास का नियम। तो साथियों, ये नियम कहता है कि निरंतर अभ्यास करना पड़ता है किसी चीज़ को। अगर हम निरंतर नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो यही कहलाता है अभ्यास का नियम, जो कि किसके अंतर्गत आता है? थॉर्नडाइक के प्रयास व भूल जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अंतर्गत ये आ जाता है। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है समग्रता के आधार पर, किसी विशेष भाग के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर और आवश्यकता के अनुरूप। तो देखिए, गेस्टाल्टवादियों ने बताया है कि व्यक्ति किसी वस्तु को समग्रता के आधार पर देखता है। किसके आधार पर देखता है? समग्रता के आधार पर। मित्रों, इसका प्रथम विकल्प इसलिए भी सही है क्योंकि गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं कि व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो किसी एक पक्ष को न देखकर उस समस्या को संपूर्ण या समग्र रूप से देखता है और अचानक ही उसके मन में, उसके मस्तिष्क में सूझ उत्पन्न होती है जिससे वह उस समस्या का समाधान कर पाता है। इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। मित्रों, चौथा प्रश्न है, एक प्रोफेसर B.F. स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। संप्रत्यय जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह है सूझबूझ, अनुकरण, अस्तित्व का कारण और पुनर्बलन अनुसूचियाँ। तो मित्रों, B.F. स्किनर की यहाँ पर बात की जा रही है तो आप सीधा से इसका चौथा विकल्प लगा सकते हो, क्योंकि पुनर्बलन अनुसूचियाँ किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? आपके ये आती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत। और ये किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। साथियों, इन्होंने पुनर्बलन का बहुत ही रोचक तरीके से पुनर्बलन के बारे में इन्होंने बताया था। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 4 में वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न 5 की ओर बढ़ेंगे। मित्रों, 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? इदम, अहम, परम अहम और लिबिडो। तो साथियों, इसका राइट आंसर दीजिए आप। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों, इसका राइट आंसर है आपके अहम। अहम का मतलब होता है जिसको आप ईगो भी कहते हो। सभी ने सिगमंड फ्रायड का नाम सुना होगा कि सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने इदम अहम परम अहम या चेतन
अर्धचेतन और अचेतन इन मन के बारे में अच्छी तरह से बताया था। तो अहम प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है उसमें अहम प्रकार के व्यक्तित्व में व्यक्ति वास्तविक चीज़ों को देखता है, जो समाज में वास्तविक चीज़ें होती है उन पर ही ध्यान केंद्रित होता है अहम प्रकार के व्यक्तित्व में। तो यहाँ वास्तविकता के नियम की बात की जा रही है, ये अहम। अगर सुख वाले नियम की बात करें कि व्यक्ति सिर्फ सुख ही प्राप्त करना चाहता है तो फिर वो इदम हो जाता। और यहाँ पर क्या होता है, खुद का स्वार्थ भी देखा जाता है और नाम भी खराब नहीं हो ऐसी चीज़। परम अहम में क्या होता है, व्यक्ति खुद का स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं देखता है और सिर्फ सभी का भला ही सोचता है। तो यहाँ पर वास्तविकता के नियम की बात की है तो फिर अहम आपका सही विकल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे मित्रों। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को और इनमें से सभी। तो साथियों इसका बिल्कुल सोच समझकर आप आंसर देना है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में गलत उत्तर आप दे दो। तो आराम से समझिए प्रश्न को और फिर इसका उत्तर दीजिए। मित्रों प्रश्न 6 में सही आंसर है प्रथम विकल्प, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। देखिए मस्तिष्क का संबंध किससे होता है, ज्ञान से होता है। किससे होता है, ज्ञान से होता है। और संज्ञानात्मक विकास की यहाँ पर बात की जा रही है। सभी ने जीन पियाजे का नाम सुन रखा होगा, जीन पियाजे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था, तो उस सिद्धांत से संबंधित ही ये प्रश्न है साथियों। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सिर्फ मस्तिष्क की शारीरिक संरचना ही आएगी। प्रथम विकल्प सही है, पूरा शारीरिक संरचना पूरी नहीं आएगी इसमें, इसलिए आपका दूसरा और चौथा विकल्प गलत हो जाता है। और सहज प्रतिवर्ती क्रिया इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो तीसरा विकल्प भी आपका यहाँ गलत है। ओनली प्रथम विकल्प ही सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न 7 देखते हैं साथियों। 7वां प्रश्न है, छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता करने लगता है। प्रयोग करना, साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व और समस्या समाधान। तो साथियों ये भी बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस टेस्ट में लिया है, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा मित्रों। इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा मित्रों? इसका राइट आंसर रहेगा वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि जब वस्तु बालक के सामने नहीं हो और फिर भी उसको पता हो कि वस्तु अस्तित्व में है, तो वो कहलाता है वस्तु स्थायित्व। यहाँ पर छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालने की बात की जा रही है, मतलब बालक को पता होता है कि वस्तु हमारे सामने से गायब है लेकिन उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व बना हुआ है। तो विकल्प 3 आपका इस प्रकार यहाँ सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न 8, पियाजे ने स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया है अधिक उपयुक्त के लिए स्थान परिवर्तन, नवीन परिस्थितिकी हेतु समायोजन, नवीन व पुराने में एकीकरण और अवसर में अतिक्रमण हेतु स्थान लेना। तो साथियों जो स्थानीकरण शब्द है, इस शब्द का प्रयोग पियाजे ने किस लिए किया है, आपको इसमें यह आंसर देना है मित्रों। इसका राइट आंसर है नवीन परिस्थितिकी हेतु समायोजन ही स्थानीकरण कहलाता है। आपका विकल्प नंबर 2 इसमें सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं मित्रों। 9वां प्रश्न आपके आता है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया और बोलना शुरू। तो मित्रों देखिए बोलना शुरू ये संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अब आपके सामने यहाँ 3 विकल्प बचे। जब बालक 4 से 8 माह का होता है शिशु, तो यहाँ पर होता है हाथ और आंख का संबंधन। विकल्प 2 आपका सही है, आंख और हाथ का संबंधन यहाँ पर हो जाता है। मतलब आंखों की जो क्रियाएं हैं और हाथों की जो क्रियाएं हैं उनमें संबंध स्थापित 4 से 8 माह में शिशु के अंदर होने लगता है। विकल्प दूसरा आपका सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न 10 पे चलते हैं साथियों। 10वां प्रश्न आपका आता है, अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? B.A. स्किनर, ब्रूस हस, फ्रेडरिक स्किनर जिसका पूरा नाम है, C.L. हल, क्लार्क लेविल हल जिसको कहा जाता है,
E.L. थॉर्नडाइक और I.P. पावलोव। तो साथियों संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत देने वाले कौन थे, आपको इसमें ये सही आंसर देना है और इसका सही आंसर है I.P. पावलोव। इवान पेट्रोविच या पेट्रोविच भी जिसको कहा जाता है, पावलोव का पूरा नाम है ये, इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने ही संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत साथियों प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी आप इसको कहा जाता है, आप इसको कहते हो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी भी इसको आप कह सकते हो। इसके अलग अलग और भी नाम है साथियों। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न 11 पे चलते हैं। अधिगम का साइमन गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट गेने, टोलमैन, वॉटसन और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सभी को पता है गेस्टाल्ट सिद्धांत तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, वर्दीमर, कोपका और कोहलर। लेकिन साइमन गेस्टाल्ट सिद्धांत देने वाले थे साथियों एडवर्ड चेस टोलमैन। आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है ये प्रश्न, अगर आपको पता नहीं है तो इसको जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 पे चलते हैं मित्रों। 12वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये निर्णय अगर बालक कर लेता है तो इसको क्या कहेंगे, उस चिंतन प्रक्रिया को आप क्या कहोगे? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद और नैतिक दुविधा। तो साथियों देखिए सहयोग की नैतिकता तो हट गया, यहाँ नैतिक दुविधा भी हट गया और नैतिक यथार्थवाद और नैतिक तर्कना में से आपका एक आंसर सही है। आपको इसका सही आंसर बताना है मित्रों। इसको कहा जाता है नैतिक तर्कना। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कना। सीधा सा क्या मतलब है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में आप चिंतन कर सकते हो, तो इस प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का और संवेगात्मक विकास का। तो मित्रों ब्रिजेज का नाम ही संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो आप बड़ी ही आसानी से, अगर आपको पता हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। संवेगात्मक विकास का उत्तेजना एक भाग है साथियों। उत्तेजना के बारे में वैसे आप सभी जानते हो, सबसे पहले शिशु में उत्तेजना ही पाई जाती है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 13 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? सैद्धांतिक, सुडोलकाय, कलात्मक और सामाजिक। तो साथियों स्प्रेंजर ने इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं दिया है? उसका राइट आंसर है सुडोलकाय। ऐसा इन्होंने कोई भी प्रकार व्यक्तित्व का नहीं बताया है, बल्कि सैद्धांतिक, कलात्मक, सामाजिक ये तो इन्होंने बताए हैं। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 14 में। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए साथियों। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप ही है, ठीक है, आप ही है जो हमें आगे बढ़ाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों। आज का अंतिम प्रश्न है ये, अल्बर्ट बंडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो अल्बर्ट बंडुरा ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, मौखिक अधिगम सिद्धांत। तो साथियों अल्बर्ट बंडुरा ने जो सिद्धांत दिया है उसको अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प 2 आपका सही है प्रश्न नंबर 15 में। कमेंट करके जरूर जाए कि कितने प्रश्न सही हुए और आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैंने जो सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 16 है वो भी अपलोड किया है, जो लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए विशेष उपयोगी है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।